बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के टॉपिक में हम एक पार्टिकल जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है उसके एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। इसके एक्सेलरेशन का जो जनरल फार्मूला होता है A = -ω² x होता है। इस फार्मूला में जो नेगेटिव साइन है, एक तो हम इस नेगेटिव साइन के बारे में ये कहते हैं कि ड्यूरिंग SHM एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। तो हम इस बात को यूँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक तो माइनस साइन यहाँ पर इस चीज़ को शो कर रहा है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइनस साइन ये भी शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने बच्चों इसके दूसरे मीनिंग लिखे हैं कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि अगर ड्यूरिंग SHM एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल पूछ ले तो इन दोनों के दरम्यान में एंगल 180 डिग्री होगा। ये खैर हम लोगों ने इस टॉपिक के स्टार्ट में बातें की थी कि ड्यूरिंग SHM A और X की डायरेक्शन अपोजिट है तो इनमें एंगल 180 डिग्री होगा। और हम लोगों ने उस वक्त इसका ग्राफ भी प्लाट किया था कि अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लाट करें तो ये -a हो जाएगा और ये -x होगा। इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास करेगी। इसकी डिटेल आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं जो SHM एंड सर्कुलर मोशन की फर्स्ट वीडियो है। अभी बस मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दी है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास करेगी। अब बच्चों इसका एक बहुत कॉमन MCQ देखते हैं। MCQ के बच्चों मैंने स्टेटमेंट लिख सी, इसको रीड करते हैं। ए मोशन ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्रेस बाय दिस इक्वेशन। किसी पार्टिकल की मोशन को इस एक्सप्रेस कर रहे हैं A = -b × x। हमें नज़र आ रहा है कि बेसिकली SHM की इक्वेशन है और बता रहा है कि x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ये बता रहा है कि x जो है वो किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम मीन पोजीशन। A जो है वो एक्सेलरेशन है और B कोई कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है पीरियोडिक टाइम इज़, इसका आप लोगों ने टाइम पीरियड बताना है। अगर किसी बॉडी की इक्वेशन मोशन ये वाली गिवन हो तो उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है T = 2π/ω। इसके लिए आपको ओमेगा चाहिए। ओमेगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है A = -b × x है, ये वाली इक्वेशन A = -ω² × x है। हमें ओमेगा चाहिए तो आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें। A से कंपेयर होगा, x से कंपेयर होगा और ओमेगा² जो है वो किस से कंपेयर होगा, B से कंपेयर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है तो योर ओमेगा² = B हो जाएगा। हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो इसकी बोथ साइड पर √ ले लें, स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा इस केस में √B के इक्वल होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपको कोई इस तरह का MCQ आए, यहाँ पर x के साथ जो भी कांस्टेंट लिखा होगा, जब MCQ आते हैं तो डिफरेंट कांस्टेंट उसने लिखे होते हैं। लेट से यूँ लिखा होगा A = -5x पे लिखा हुआ हो सकता है, यानी B की बजाय कोई नंबर भी हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा आप लोगों ने याद रखना है, वो नंबर को हम किसकी को लिखा करेंगे, ओमेगा² की को लिख लिया करेंगे। तो ये जनरल बात याद रखनी है। मैंने वैसे यहाँ पर B यूज़ कर ली है। इसके अलावा भी अगर कोई नंबर हो तो आप लोगों ने इसको ओमेगा² के इक्वल लिख के वहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है और ओमेगा निकालने के लिए जस्ट आप लोगों ने √ लेना है। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो T = बन जाएगा 2π/, इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, √B लिख सकते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड बनेगा वो 2π/√B की इक्वल होगा। तो बहुत सिंपल और बहुत कॉमन है MCQ कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको किसकी इक्वल लिखना है, B² की इक्वल लिखना है। और इस फार्मूला में उस ओमेगा की वैल्यू को पुट करेंगे तो उस जो भी बॉडी होगा उसका हमारे पास SHM अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड हम इस मेथड से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला के बच्चे एक और शेप देखते हैं। इस फार्मूला में ये वाली जो पूरा फैक्टर लिखा हुआ है ना, ये असल में शो कर रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन को। अगर ये कंप्लीट मैक्सिमम एक्सेलरेशन को शो कर रहा है जिसको हम लिख सकते हैं A = Amax और साथ में आपका आ जाएगा sin of ω_t, यानी A = Amax sin of ω_t हो जाएगा। अब ये जो ω_t होता है इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो A = Amax और ω_t को हम sin θB लिख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा याद रखना है कि ये इक्वेशन जो है, अगर आपसे पूछे ना कभी MCQ में कि A/Amax की रेशो किसकी इक्वल होती है, तो हम ये कहते हैं कि A/Amax जो होगा वो इक्वल होगा sin θ/1 के।
एक तो इसके इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इन दोनों की रेशियो साइन थीटा ओवर 1 होगी। एक इसके क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं कि आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे और क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन गिवन हो और एंगल भी गिवन हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपको गिवन हो तो आप लोग किसकी वैल्यू बता सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो बन सकता है, अगर मैं ए मैक्स को यहाँ से सब्जेक्ट बना लूँ, ए मैक्स को इसी साइड पे रहने दें, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाय कौन सा बन जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम कैलकुलेट करने का ये वाला फार्मूला भी होता है आपके पास। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता हो और वो एक्सेलरेशन किस एंगल पर है वो एंगल पता हो, तो फिर भी हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता दिए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब कैलकुलेट होगा, जब ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी। इनकी रेशो कभी पूछ ले, साइन थीटा ओवर 1, ये तो मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है ना। अगर आपको एंगल गिवन हो, कोई एंगल हो और आपसे पूछे ए और ए मैक्स की रेशियो बताओ, सपोज करें वो आपसे कहता है 30 डिग्री एंगल के ऊपर 30 डिग्री एंगल है ड्यूरिंग एसएचएम, ए ओवर ए मैक्स की रेशियो बताओ, तो आप बता सकते हैं ए ओवर ए मैक्स इक्वल टू, या साइन 30 पुट करोगे, साइन 30 कितना होता है आपके पास 1/2 की इक्वल होगा, तो ए ओवर ए मैक्स की रेशियो 1 रेशियो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। अगर आपको कोई एंगल गिवन हो तो उस एंगल को पुट करके आप एग्जैक्ट रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ से ए मैक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और उसके साथ एंगल गिवन हो तब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके एक और शेप की तरफ चलते हैं। सपोज करें आपका क्वेश्चन यूँ आ गया कि आप एंगल बताएं, यहाँ से क्वेश्चन में कहते हैं आप टाइम बताएं। व्हेन एक्सेलरेशन जो है बिकम इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी एंगल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टाइम के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इस तरह की कंडीशन आपको गिवन होगी कि एंगल या टाइम बताएं व्हेन एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसको आप लोगों ने इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर होगा, ए को ए से कंपेयर करेंगे, ए मैक्स को ए मैक्स से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो साइन थीटा लिखा हुआ है उस साइन थीटा को आप लोगों ने कंपेयर करना है 1/√2 से, ठीक है। तो आप लोग उसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा 1/√2 हो गया। अब साइन थीटा अगर 1/√2 आ रहा है तो ये किस एंगल पर होगा, 45 डिग्री पर। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/4 रेडियन की इक्वल होगा ये। तो इन शॉर्ट बच्चों ये बात हुई कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा, जब कंपेयर करने का मतलब यह है कि उस नंबर को आप लोगों ने किसके इक्वल, साइन थीटा की इक्वल लिख लेना है। अगर वो टेबल की वैल्यू हो तो ऑप्शन आपके इस फॉर्म में होंगे, अगर वो टेबल की वैल्यू नहीं होगी तो फिर आप लोगों ने थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दैट नंबर लिख दिया करेंगे, अगर वो टेबल की वैल्यू नहीं होगी। बाकी आपको पता है यहाँ पर जो भी नंबर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर अगर नंबर 1 से ग्रेटर हम पुट कर दें तो साइन थीटा की इक्वल उस नंबर को लिखना होता है, और साइन थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 आ जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर क्वेश्चन यूँ आ जाए, आपसे एंगल पूछे व्हेन ए बिकम इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो साइन थीटा की को लिखना होता है। अब क्या है मसला है कि साइन थीटा की वैल्यू तो सबसे बड़ी 1 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का फिर आप लोगों ने आंसर में क्या चूज़ करना है, नॉट पॉसिबल चूज़ करेंगे कि जो कंडीशन उसने क्वेश्चन में गिवन है ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर जो भी नंबर होगा दैट नंबर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो एंगल आपको कैलकुलेट होगे, और बता दिया अगर ये टेबल की वैल्यू होगी तो इस फॉर्म में एंगल को लिखेंगे, अगर टेबल की वैल्यू नहीं होगी तो फिर वही नंबर साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखा होगा। साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखे होने का मतलब क्या है, सपोज करें आपको यूँ क्वेश्चन आ गया, एंगल बताएं जब एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ड्यूरिंग एसएचएम की बात हो रही है। हम इस नंबर को साइन थीटा की को लिखेंगे, तो साइन थीटा बचे किसकी को ला रहा है, 1/4 है। अब साइन की वैल्यू 1/4 जो है वो पॉसिबल तो है क्योंकि लेस देन 1 है, लेकिन ये जो नंबर है ये टेबल की वैल्यू नहीं है। तो जब इसका आपका एमसीक्यू आएगा तो उसका ऑप्शन आप यूँ चूज़ करेंगे कि साइन इनवर्स 1/4 ऑप्शन में लिखा होगा। इसी को आप लोगों ने ऑप्शन में भी चूज़ करना है, क्योंकि टेबल की वैल्यू कुछ फिक्स हमें याद है, उसके अलावा वैल्यूज़ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका आंसर आप लोगों ने साइन इनवर्स की फॉर्म में ही लिखना है। ये आपको आइडिया हो गया। इसी बात को आगे चलाते हैं कि यही सेम क्वेश्चन जो हम कर रहे थे अगर ये टाइम की फॉर्म में आ जाए तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है।
अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो इसकी देखी हुई है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर अब डायरेक्ट आपको लिखवा दूंगा कि टाइम कैलकुलेट करने का जो मेथड ही होता है t इक्वल टू जो रेडियन के नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, जो भी रेडियन के नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप लोगों ने उस नंबर को, ये जो नंबर रेडियन के नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर को 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें और इस कैपिटल T के नीचे लिख दें। ठीक है, स्मॉल t निकालने का शॉर्टकट ये है कि जो नंबर आप लोगों ने एंगल रेडियन में कैलकुलेट किया है उसके नीचे 4 लिखा हुआ है, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया, उसको उस कैपिटल T के नीचे लिख दें। तो ये जो टाइम आपका बनेगा दैट इज़ इक्वल टू T/8 की इक्वल हो जाएगा। एक बात होगी, एक तो बच्चे मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैंने ये फार्मूला बताया, दूसरा मैंने आपको बताया था ये जो लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x0, ये भी तो किसको शो कर रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन को ही शो कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ए मैक्स का फार्मूला जो होता है ए मैक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x0 है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन हो और साथ में आपको एम्पलीट्यूड गिवन हो तो फिर भी हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा आप सबको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड गिवन हो तो इस फार्मूला से हम डायरेक्ट जो है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मीनवाइल इसके भी बाकी वही क्वेश्चन है कि अगर आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले, ओमेगा स्क्वायर को आप इसी साइड पर रहने दें, माइनस साइन तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए अभी हम इसको जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे ना उसमें माइनस साइन को हम लिखेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन के अलावा अगर बाकी चीज़ें कहता है कैलकुलेट करो तो फिर माइनस साइन को हम शो नहीं करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल बनेगा, ए मैक्स ओवर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड पे अंडर ले लें तो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला बन गया ना, ए मैक्स ओवर x0 होगा। इस माइनस साइन को आप लोगों ने अब रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर माइनस साइन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो अंडर के अंदर अगर माइनस आ जाए तो फिजिक्स रियल नंबर के साथ डील करती है तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे। इसलिए फिर हम एक्सेलरेशन के फार्मूले में तो माइनस लगाएंगे, लेकिन ओमेगा की कैलकुलेशन में हम माइनस साइन को शो नहीं करेंगे। इसी फार्मूला को यूज़ करके हम एम्पलीट्यूड भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एम्पलीट्यूड को आप इसी साइड पर रहने दें तो एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएगा ए मैक्स ओवर कौन सा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की कैलकुलेशन में भी आपको माइनस साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे पूछे ना ड्यूरिंग SHM एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करें तो अगर आपको ए मैक्स और ओमेगा गिवन हो तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम उसका एम्पलीट्यूड भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बच्चे वही एक्सेलरेशन का पुराना फार्मूला दोबारा लिखा है। अगर इधर एम्पलीट्यूड होगा तो इधर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। एक्स अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एक्स और ये अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है तो इस तरफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखेंगे। अब ज़रा देखें इस फार्मूला को, यानी एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है ये तो जनरल फार्मूला है ना। जनरल मीन कोई भी बॉडी जो SHM परफॉर्म कर रहा है सब के ऊपर अप्लाई होगा। अगर इस फार्मूले को मैं मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए लिखना चाहूँ तो अब सबको आइडिया है मास स्प्रिंग सिस्टम का जो ओमेगा होता है वो किसकी इक्वल होता है, अंडर K/M। K उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, M उस स्प्रिंग के एंड पे जो बॉडी अटैच है उसकी मास। इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस आपका K/M इंटू x हो जाएगा। तो बहुत फेमस क्वेश्चन इसके आते हैं कि अगर आपसे मास स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछे तो अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है उसकी मास और उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन हो तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि माइनस साइन हम सिर्फ किसके फार्मूला में यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन के फार्मूला में यूज़ करेंगे। इसके और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना। इस तरह बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आते हैं, के को अलहदा करें तो के को अलहदा करें तो AM ये मास ऊपर चलेगी डिवाइड बाई x हो जाएगा। तो ये बहुत फेमस बच्चा फार्मूला है स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने का कि अगर ड्यूरिंग SHM आपको मास स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन, स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है उसकी मास और उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पता हो तो हम इस फार्मूला से स्प्रिंग कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऑनवर्ड एक्सेलरेशन के अलावा अगेन बता रहा हूँ माइनस साइन को हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी आप इनमें से किसी को भी सब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज करें मैं यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाता हूँ ना, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को, x को इसी साइड पर रहने दें तो उधर जाकर क्या बन जाएगा AM/K हो जाएगा। या इधर से सोच लें x ऊपर चला जाएगा K नीचे, तो AM और K अगर आपको गिवन हो तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का फार्मूला देखें उसका आसान हल ही होता है। इसमें 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, कोई से भी 3 गिवन हो, फोर्थ वन हम कैलकुलेट कर लेंगे।
इन फार्मूलाज को याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि आप इसके अंदर खुद से वैल्यूज़ पुट करें। आप एक्सेलरेशन एज्यूम करें, मास एज्यूम करें, के एज्यूम करें और वहाँ से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। जब आप खुद से 1-2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये फार्मूलाज फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट बच्चे फेज़ देखते हैं। नेक्स्ट फेज़ इसका सिंपल पेंडुलम के लिए कि सिंपल पेंडुलम का हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सिंपल पेंडुलम के एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बनता है उसमें ओमेगा स्क्वायर पहले तो हमें चाहिए होगा, या ओमेगा लिख सकता हूँ। सिंपल पेंडुलम का ओमेगा होता है √g/l। g यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और l उस पेंडुलम की लेंथ है जो कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक होती है। ऊपर वाले फार्मूला में पुट करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, g/l × x। तो बहुत फेमस फार्मूला ये भी अगेन कि अगर आपको सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को कहे, अगर उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और पेंडुलम की लेंथ गिवन हो तो आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन पूछे तो हम माइनस साइन वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। इन सपोज करें कि क्वेश्चन आया ना, प्रेफर करने का मतलब बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन का आंसर में -20 मीटर/सेकंड भी है और +20 भी है, तो फिर आप लोगों ने प्रेफर किसको करना है, -20 को एक्सेलरेशन वाले ऑप्शन में प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर एक्सेलरेशन के अलावा क्वेश्चन आते हैं, सपोज करें वो आपसे कहता है लेंथ ऑफ पेंडुलम कैलकुलेट करें, तो फिर उसमें माइनस साइन हम यूज़ नहीं करेंगे, लेंथ को आप ऊपर ले जाएं तो इक्वल हो जाएगा gx/a हो जाएगा। तो इस फार्मूला से हम पेंडुलम की लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये असल में बहुत अनकॉमन से फार्मूलाज हैं, लेकिन जब इनके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह लेंथ ऑफ पेंडुलम का जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे हमेशा 2π/10⁻g या फ्रीक्वेंसी से सोच रहे होते हैं ना। तो इसका भी थोड़ा सा याद रखना है कि एक्सेलरेशन अगर गिवन हो तो यहाँ से भी लेंथ कैलकुलेट हो सकती है, या एक्सेलरेशन अगर गिवन हो तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सेंस में थोड़ी सी चीज़ों को याद रखें। अगेन अगर आप इसमें कोई और वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज करें आप x कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो x कैसे कैलकुलेट होगा, a को सिर्फ ले जाएँ, al डिवाइड बाई कौन सा हो जाएगा, g हो जाएगा। तो इस फार्मूला से हम x की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x क्या चीज़ है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह पेंडुलम का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो रहा है, इसी तरह मास स्प्रिंग सिस्टम का भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूला से कैलकुलेट हो सकता है। अगेन बच्चे वही बात, वैल्यूज़ आप लोगों ने खुद अज्यूम करनी है। अब बच्चों हम इसका एक जनरल केस देखते हैं। जनरल केस में आपको याद होगा ओमेगा को हम 2π/t भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर इस फार्मूला में मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँ तो a = माइनस ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा, 2π/t का होल स्क्वायर × x हो जाएगा। इसकी भी वही क्वेश्चन है, लेकिन ये जनरल फार्मूला है। a, t और x कोई भी बॉडी जो SHM परफॉर्म कर रहा हो, उसका अगर ये तीनों चीज़ें गिवन, अगर कोई सी 2 चीज़ें आपको गिवन हो तो थर्ड वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। सपोज करें आपका क्वेश्चन ये आ गया कि ए बॉडी इज़ परफॉर्मिंग SHM, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। ए बॉडी इज़ परफॉर्मिंग SHM, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड इफ़ इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज़, उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट गिवन है 16 सेंटीमीटर/सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज़ 64 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एक बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका आपको x गिवन है, उसका a गिवन है और आपसे उसका टाइम पीरियड डिमांड कर रहा है। तो देखिए, ये मैं आपसे कह रहा था ना कि इन तीनों में से कोई सी तो 2 चीज़ें गिवन हो तो थर्ड वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस साइन आपको बताया था सिर्फ एक्सेलरेशन के फार्मूले में हम यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन के अलावा अगर कोई और फार्मूला पूछे तो फिर माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसने तो टाइम पीरियड पूछा हुआ है, इसलिए अब हमें इस माइनस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह 64 और ये बन जाएगा 2π/t का होल स्क्वायर, और x जो आपके पास आ रहा है यहाँ से वो 16 की इक्वल आ रहा है। इस 16 को इस तरफ लें, 64/16 2π/t का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करें, 4 टाइम कैंसिल हो गया। देखिए उधर टाइम पीरियड का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, उसका स्क्वायर तो चाहिए नहीं है। तो हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे अब अंडर ले लेते हैं, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, 4 का अंडर 2 बन गया, इधर तो वैसे ही कैंसिल हो चुका हुआ है, तो 2π/t हो गया। हमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा हुआ था, तो t को इस तरफ लें, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2π/2, तो ये आपका बन जाएगा पाई सेकंड्स हो जाएगा। अक्सर बच्चे इसमें वही गलती करते हैं, पाई रेडियन बोल देते हैं। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा उसका पाई सेकंड्स होगा, या आप चाहें तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, तो 3.14 किसकी इक्वल हो जाएगा, सेकंड्स के इक्वल बनेगा, ठीक है। तो 3.14 सेकंड होगा। वैसे हम जनरली एक चीज़ लिख सकते हैं, सेकंड को हम SEC लिख रहे होते हैं। अगर कोई भी MCQ आ जाए ना
यूँ ऑप्शन लिखा हो, पाई सेकंड लिखा हो और पाई सेकंड लिखा हो, और पूछे इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये सेकंड को SEC लिखना रॉन्ग है। वैसे सेकंड की जो करेक्ट सिंबल है वो SC होती है, सेकंड को SCC लिखना इनकरेक्ट है ना। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैं भी समटाइम जल्दी में SCC लिख देता हूँ, लेकिन वो इनकरेक्ट है। सेकंड की जो सिंबल है वो SEC नहीं है, बल्कि सेकंड की सिंबल S ही है। इसको आप SEC अगर लिखेंगे तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा। इस चीज़ को बस आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो आपको आइडिया होगा बच्चों कि ये जो फार्मूला है, इसके मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडम और जनरल क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। इसकी मैंने डिफरेंट शेप्स नहीं बनाई, आपको माइंड में आ चुका है। 3 चीज़ें कोई सी 2 गिवन हो तो थर्ड वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज़ क्या होता है, फेज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसकी किस टाइप के MCQ आ सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ की एक डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको ये बात समझाता हूँ कि इसके मीनिंग क्या है। तो देखिए मैंने आपको वो पॉइंट लिख दी, द एंगल विच डिस्क्राइब दी। पहला पॉइंट मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, और दूसरा लिखा है अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फेज़। एक तो ये 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर MCQ में आ जाते द एंगल विच डिस्क्राइब दी, और ये 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए, और इसी चीज़ को हम फेज़ का नाम देते हैं। अब इन 2 पॉइंट्स की मीनिंग क्या है कि ये एंगल हमें कैसे बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में। सपोज करें एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है -30 डिग्री और एक दूसरा बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट है +1, चलें थोड़ा कम कर लेते हैं, +75 डिग्री। ये 2 डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने समझना है कि एंगल कैसे डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं कि इसके साथ देखिए माइनस लिखा हुआ आ रहा है, इस वक्त प्लस लिखा हुआ आ रहा है ना। एंगल के साथ नेगेटिव साइन उस वक्त होता है जब बॉडी की जो मोशन हो वो क्लॉकवाइज हो, यानी एंगल के साथ नेगेटिव साइन कब आएगा, जब बॉडी की मोशन क्लॉकवाइज होगी। और एंगल के साथ पॉजिटिव साइन कब आएगा, जब बॉडी की मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी एंगल के साथ आपको नेगेटिव साइन लिखा हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब बॉडी की मोशन कौन सी, क्लॉकवाइज है। और अगर प्लस लिखा हुआ नज़र आएगा तो बॉडी की मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखिए एंगल ही लिखा हुआ है ना, इस एंगल से आपको बॉडी की प्लस माइनस सब गेस कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी है, मीन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये जो साथ में नंबर लिखा हुआ है ये किसको शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं कर रहा। ज़ाहिर है 30 डिग्री ज़्यादा होगा या 75 डिग्री ज़्यादा होगा, तो 75 डिग्री ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है किससे, 30 डिग्री से। इस प्लस या माइनस की वजह से आप उसकी मैग्नीट्यूड को डिसाइड नहीं कर सकते कि माइनस की वजह से या प्लस की वजह से हम उसको लार्ज या स्मॉल बोलें, क्योंकि प्लस माइनस का सिर्फ काम क्या बताना है, डायरेक्शन मोशन। आगे अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है वो इस नंबर ने डिसाइड करना है। तो इसमें से ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 75 डिग्री ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है देन 30 डिग्री से। तो ये एंगल 2 चीज़ें बता रहा है, अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी, एक अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दूसरी जो हम बात कर रहे होते हैं वो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब बच्चों में एक और चीज़ सीखते हैं जो कि इनिशियल फेज़ के बारे में, उसको ज़रा देखते हैं कि इनिशियल फेज़ क्या है। इनिशियल फेज़ के बारे में हम कह रहे होते हैं कि एट t = 0, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर आपको इसको क्लियर करता हूँ। तो देखिए बच्चे मैंने आपको लिखा है कि एट t = 0 द एंगल बिटवीन रेफरेंस लाइन, ये नया वर्ड है, एंड रोटेटिंग रेडियस, ये भी नया वर्ड है, इस कॉल्ड इनिशियल फेज़। तो पहले इस रेफरेंस लाइन और रोटेटिंग रेडियस को क्लियर करते हैं, दोबारा इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएंगे। असल में बच्चे इस डायग्राम में आपको ये जो O से A लाइन नज़र आ रही है ना, O से A लाइन जो है इसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो OP लिखा हुआ है इसको रोटेटिंग रेडियस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये OA रेफरेंस लाइन, OP रोटेटिंग रेडियस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये P पॉइंट तो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा होता है। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा ना, रेफरेंस लाइन और रोटेटिंग रेडियस के दरमियान में जो एंगल होगा, उस एंगल को हम इनिशियल फेज़ कब कहेंगे, जब टाइम t = 0 होगा। t = 0 का मतलब क्या होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करें। तो सपोज करें जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया उस वक्त बॉडी इस पॉइंट पर था, इस जगह पर था, तो t = 0 इस बॉडी का रोटेटिंग रेडियस और रेफरेंस लाइन के दरमियान में जो एंगल होगा उसको इनिशियल फेज़ बोलेंगे और इसको हम डिनोट करेंगे फाई से। और वैसे भी बच्चों अगर फेज़ का वैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि फ़ेज़ किसके दरमियान में एंगल होता है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ़ेज़ एंगल रोटेटिंग रेडियस और किसके दरमियान में होगा, रेफरेंस लाइन के दरमियान में होगा। अब यूँ इमेजिन करें कि अब ये बॉडी मूव कर रहा है और बॉडी इस पोजीशन से मूव करके इस जगह पर चला गया, इस पॉइंट को मैं P' कह देता हूँ। अब टाइम t के दौरान बॉडी P से P' तक गया है।
तो इस बॉडी ने टाइम टी के दौरान भी तो कुछ एंगल कवर किया है ना, क्योंकि टी इक्वल 0 पे तो यहाँ पर था, तो टाइम टी के दौरान उसने जो एंगल कवर की है उस एंगल को हम ओमेगा टी कहेंगे। ओमेगा टी मीन वो एंगल है जो इस बॉडी ने किस टाइम में, टी टाइम के दौरान कवर की है। और फाई कौन सा एंगल है, जब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है उसका हम यूँ लिखते हैं टी इक्वल टू 0 पे जो इसका रेफरेंस लाइन के साथ एंगल बनेगा वो फाई होगा, और ओमेगा टी वो एंगल है जो ड्यूरिंग टाइम टी कवर हो रहा है। अब अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ, इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इक्वेशन बनेगी। अब इसको ज़रा समझिए इसकी चीज़ों को। फाई तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, कौन सा फेज़ है, इनिशियल फेज़, उसके मीनिंग आपको समझ आ रहे हैं। और ओमेगा टी को हम बोलते हैं फेज़ ड्यूरिंग टाइम टी। तो फिर ओमेगा टी प्लस फाई क्या चीज़ है, ये बेसिकली टोटल फेज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि इनिशियल फेज़ क्या होता है, फेज़ ड्यूरिंग टाइम टी किसे कहते हैं, और टोटल फेज़ किसको नाम दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों ने बच्चों याद रखनी है कि इन सारी चीज़ों में स्लाइट डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसके इनिशियल फेज़ की क्वेश्चन आते हैं। तब हम इसके इनिशियल फेज़ के क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि वो किस टाइप के आएंगे। इनिशियल फेज़ के बच्चों कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन में फाई पूछा हुआ होता है और आपको इक्वेशन गिवन होती है। सपोज कर आपको यूँ इक्वेशन गिवन है, इफ़ एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी गिवन है, और आपसे पूछ रहे बताएं इस इक्वेशन में इनिशियल फेज़ कितना है। तो अब ज़रा देखें इस इक्वेशन में आप इस फाई की जगह क्या पुट करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन तब आएगी जब इस फार्मूला में फाई को आप लोगों ने 0 पुट करना है। तो फाई को 0 पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी। तो इस केस के अंदर इनिशियल फेज़ जो होगा वो 0 डिग्री होगा। इनिशियल फेज़ 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि बॉडी ने अपनी मोशन एट टी इक्वल टू 0 किस पॉइंट से शुरू की है, ए पॉइंट से स्टार्ट की है। फिर अगर आपको क्वेश्चन यूँ आ जाता है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी है, इस केस में आपसे इनिशियल फेज़ पूछेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इस फार्मूला में मैं इस फाई की जगह 90 डिग्री पुट कर दूँ ना, तो क्या फंडा बन जाएगा, एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 है। तो ये मैथ का फार्मूला है कि ओमेगा टी प्लस 90 या 90 प्लस ओमेगा टी करेंगे तो जो साइन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में कन्वर्ट होगा, और ये वाला फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस फार्मूला में इनिशियल फेज़ कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, कि अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री पुट करें तो फार्मूला बनेगा एक्स नॉट साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी। तो 90 डिग्री पे साइन ने किस में कन्वर्ट हो जाना है, कॉज में कन्वर्ट हो जाना है, जिसकी वजह से आप लोगों ने साइन की बजाय कॉज लिख दी है। अब साथ में अब 90 डिग्री शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको पेपर में ये वाली इक्वेशन लिखी हुई आ जाए तो इस इक्वेशन में जो इनिशियल फेज़ बनेगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कुछ बच्चे ये समझते हैं ना, ओमेगा टी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो फेज़ जो होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। तो ये भी समझे ना ज़रा, साइन को उसने किस से रिप्लेस कर दिए, कॉस से रिप्लेस कर दिए। इस तरह बच्चों अगर आपके पास कुछ यूँ इक्वेशन लिखी हुई आ जाए, इफ़ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाए, तो ये इक्वेशन हमें कैसे ऑब्टेन्ड होगी, जब इस फार्मूला में आप फाई की जगह पर 180 डिग्री पुट करोगे। अगर हम फाई को 180 पुट करते हैं तो साइन ऑफ 180 प्लस ओमेगा टी होगा। तो साइन जो होगा वो कॉज में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव साइन आपको लिखा हुआ नज़र आए तो इसका मतलब है कि इनिशियल फेज़ आप लोगों ने उस इक्वेशन में कितना यूज़ किए, 180 यूज़ किया है। इसी तरह अगर आपकी इक्वेशन कुछ यूँ लिखी हुई आ जाए, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी हो जाए, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए तो इसमें ये वाला फार्मूला कब आएगा, अगर इस इक्वेशन में आप लोगों ने इसको 270 डिग्री पुट कर दो तो 90 और 270 पे ये जो साइन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, और 270 डिग्री पे साथ में माइनस भी आ जाना है। तो देखिए अगर यहाँ पर एक्स नॉट प्लस वाला लिखा हो तो एंगल 90 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लिखा होगा तो इस केस में जो इनिशियल फेज़ आप लोगों का बच्चों बनेगा वो आपका 270 डिग्री होगा। तो ये कुछ इनिशियल फेज़ के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। वैसे ये वाली चारों इक्वेशन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अब क्योंकि इसके फेज़ के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ थोड़ा सा फेज़ से लिंक भी आप लोगों ने इक्वेशन माइंड में रखनी है। बाकी अगर बहुत बेसिक सा मैं एक क्वेश्चन लिखूँ तो अगर आपकी क्वेश्चन यूँ आ जाए, एक्स इक्वल टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री लिखा हुआ आ जाए, और आपसे पूछे इस इक्वेशन में आप लोग जो है वो इनिशियल फेज़ बताएं, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड वगैरह कैलकुलेट करने के ऊपर तो मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर इस इक्वेशन में इनिशियल फेज़ पूछे तो सीधा सीधा यहाँ पर जो ओमेगा टी के बाद लिखा होगा वो इनिशियल फेज़ होगा, और इस क्वेश्चन का जो इनिशियल फेज़ बनता है वो आप लोगों के पास
30 डिग्री होगा, जो कि बहुत आसान है। तो इस फेज़ के बचे क्वेश्चन जो आते हैं, एक तो आपको थोड़ा सा इनिशियल फेज़ और टोटल फेज़ का कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ेज़ एंगल किसके दरमियान में होता है, कि रोटेटिंग रेडियस और रेफरेंस लाइन के दरमियान में है। इसकी पूरी इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। और नेक्स्ट इसके एमसीक्यू इस तरह के आ सकते हैं कि आपको ये इक्वेशन गिवन हो और आपसे फाई की वैल्यू पूछ ले। बाकी इन इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं, वो जो पहला इसका लेक्चर है SHM एंड सर्कुलर मोशन का 1/3 जो मेरा लेक्चर है, उसके अंदर इन सब के हम लोग ऑलरेडी ग्राफ को स्टडी कर चुके हैं और इस इक्वेशन को कंपेयर करने के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हो चुके हैं। सिर्फ आप लोगों का इनिशियल फेज़ के थोड़े से क्वेश्चन रहते थे, वो हम लोगों ने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।